नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल एपेक्स ग्रुप पे आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, रोजाना की तरह आज भी 2 PM से आपको हिंदी की क्लासेस करवाई जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, 2 PM से आपको हिंदी की क्लासेस करवाई जाएंगी। आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन देखते ही 1 सेकंड में आप आंसर लगाएंगे दोस्तों। ऐसी शानदार शानदार ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, आपको क्षण भर भी समय नहीं लगेगा। 1 नैनो सेकंड में आप बताएंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों, बहुत ही जोरदार वीडियो है दोस्तों, बहुत ही शानदार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। अगर आपको लगता है, अगर आप मेरा एक वीडियो देखते हैं, आपको लगता है कि मेरे पढ़ाने से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, लेकिन एक बार हमारे एपेक्स ग्रुप पे जरूर आइए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सामान्य हिंदी। क्या दोस्तों, यहाँ पे डेली सामान्य हिंदी की क्लासेस होती हैं। डेली 2 PM पे आपको सामान्य हिंदी की मॉडल पेपर करवाए जाते हैं। क्या दोस्तों, मॉडल पेपर, जहाँ पे आपको 30 प्रश्न 30 चैप्टर से, जी हाँ दोस्तों, 30 प्रश्न 30 चैप्टर से, हर चैप्टर से मैं एक एक क्वेश्चन लेकर आता हूं दोस्तों। डेली हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लेकर आता हूं। चुने हुए क्वेश्चन लाता हूं जो एग्जाम में पूछे गए होते हैं दोस्तों, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं दोस्तों, जिसकी संभावना रहती है कि अगली बार भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। चलिए ट्रिकी वीडियो बताता हूं दोस्तों, हर क्वेश्चन के ऑप्शन के बारे में मैं डिटेल में बताता हूं। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हर पहला क्वेश्चन हमारा रचना से होता है दोस्तों। चलिए उत्तर करिएगा दोस्तों। द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी। उत्तर करिए दोस्तों। चलिए, द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा? चलिए उत्तर करिए दोस्तों। द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी। बार बार बच्चे एग्जाम में इस क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं दोस्तों। बार बार क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि उनको दिखता है, क्योंकि उनको ये दिखता है कि इस क्वेश्चन में द्विवेदी है, हजारी प्रसाद में द्विवेदी, शांतिप्रिय में द्विवेदी, महावीर प्रसाद में द्विवेदी है, सोहनलाल द्विवेदी, हर में द्विवेदी दिख रहा है, चारों ऑप्शन में द्विवेदी दिख रहा है। तो हम किसको बताएं कि द्विवेदी युग किनके नाम पे पड़ा? सब इसी में कंफ्यूज हो के चले आते हैं, कोई भी ऑप्शन लगा के चले आते हैं। लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूं दोस्तों, शानदार ट्रिक है कि इसको आप कभी ही नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों कि द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा। जी हाँ दोस्तों, द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा? चलिए बताता हूं दोस्तों, द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा। हाँ जी दोस्तों, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा। अब कहेंगे सर याद कैसे करेंगे कि इनके नाम पे पड़ा? एक चीज बताइए दोस्तों, कि नाम पड़ता है, द्विवेदी युग है ना दोस्तों, द्विवेदी युग है, किसी का नाम, किसी के नाम किसी चीज पे कब पड़ता है? जब वह कोई वर्क अच्छा वर्क करे, कोई अच्छा वर्क करे तो उसके नाम पे हो जाता है। जैसे कोई अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहा है तो वह अधिकारी हो जाता है, मतलब IAS अधिकारी हो जाता है, एग्जाम पास कर लेता तो अधिकारी हो जाता है ना, तो उसका नाम पड़ जाता है, मतलब वह इस जिले का अधिकारी हो गया, मतलब अधिकारी हो गया तो उसका नाम पड़ा कि अधिकारी हो गया, उसका नाम हुआ ना दोस्तों। तो द्विवेदी युग है, इसका नाम किसी के नाम पे तब पड़ेगा जब कोई वह अच्छा वर्क करेगा। आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ समझाने के लिए दोस्तों। आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपको दिख रहा है कि क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे महावीर लिखा है। महावीर से मान लीजिए वो महान है, महावीर से मान लीजिए वो महान है, तो और किसी में दिख रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, कोई महानता वर्ग दिख रहा है? नाम में कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो इनके नाम पे क्यों पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, महानता नहीं दिख रही तो नहीं पड़ेगा। आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी यहाँ पे महावीर दिख रहा है, अर्थात ये महान थे, इसीलिए इनके द्विवेदी युग इनके नाम पे पड़ेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे दोस्तों ए से नहीं रहेगा, यहाँ पे में रहेगा दोस्तों, ये में कर लीजिएगा आप लोग, में। चलिए बताइए, को में किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को में किस कारक चिन्ह का बोध होता है? पहले आप लोग ये बताइए कारक होते कितने हैं दोस्तों। चलिए बताइए कारक होते कितने हैं, आप पहले ये उत्तर करिए, कारक होते कितने हैं, उत्तर करिए दोस्तों।
आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कारक कितने होते हैं, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कि कारक कितने होते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि कारक कितने होते हैं दोस्तों, कारक हमारे 8 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, हमारे कारक कितने होते हैं, हमारे हिंदी में कारक 8 होते हैं। अब कहेंगे सर कौन कौन से कारक होते हैं, मैंने हर चीज़ के बारे में, हर कारक के बारे में आपको बता दिया है कि इसमें कौन सा लोप होता है। देखिए कि कौन कौन कारक होता है दोस्तों, इसमें तो आपको 4 कारक दिख रहा होगा, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। अब आपको कहेंगे 4 दिख गया और 4 और बता रहा हूँ दोस्तों। चलिए देखिए, एक अपादान होता है दोस्तों, एक अपादान होता है, हम लिख रहे हैं, इसका मतलब इसके बारे में सबके बारे में बताऊंगा, इसमें कौन सा चिन्ह का लोप होता है। चलिए देखिए, अपादान हो गया। अब आप देखिए एक होता है संबंध कारक, कौन सा होता है दोस्तों, संबंध कारक होता है। एक क्या होता है दोस्तों, एक संबोधन होता है, क्या होता है दोस्तों, संबोधन होता है। एक क्या होता है, कर्म हो गया है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कर्ता कारक नहीं है, एक कर्ता कारक। अब हर के बारे में बताऊंगा, हर सभी के बारे में बताऊंगा कि किसमें किस चिन्ह का लोप होता है, आप नोट जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कर्म में किसका लोप होता है, कर्म चिन्ह में दोस्तों को का लोप होता है। किसका, नोट करिए, कर्म में किसका लोप होता है, को का। फिर इसमें आपसे को ही पूछा है, को ही पूछा है, तो आपको इसमें ऑप्शन ए सेलेक्ट करना है। क्या दोस्तों, इसमें आपको ऑप्शन ए लगाना है कि को किस, को में किस कारक चिन्ह का बोध होता है, तो आपको लगाना है कर्म कारक का। किसका, कर्म कारक का ही लगाना है दोस्तों। अब कहेंगे सर करण कारक में किस चिन्ह का बोध होता है, तो इसमें से द्वारा का होता है दोस्तों। नोट करिए, करण कारक में से द्वारा का बोध होता है। संप्रदान में क्या होता है दोस्तों, संप्रदान में के लिए होता है, के लिए होता है, हेतु होता है। संप्रदान में क्या होता है, के लिए और हेतु होता है, नोट कर लीजिए। संप्रदान कारक में क्या होता है, इसको पहचानने का तरीका क्या होता है, के लिए और हेतु जहां आ जाए वहां पे आपको संप्रदान कारक लगाना है, और जहां पे दान करने की बात कर दे वहां पे भी संप्रदान कारक लगाते हैं। जैसे राजा भिखारी को कंबल देता है तो वह उसको दान देता है, मोहन अपने भाई को पेन देता है तो वह पेन दे रहा है। किसी को कोई चीज जब वस्तु दी जाती है तो वहां पे आपको संप्रदान कारक लगाना रहता है। अधिकरण कारक क्या होता है दोस्तों, अधिकरण कारक में हमारा में पे पर आता है दोस्तों, में पर आता है। जैसे वृक्ष पर पंछी बैठे हैं, वृक्ष पर चिड़िया बैठी है, वृक्ष पर आ रहा है ना, तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा दोस्तों। अब आपको आ गया अपादान। अपादान में किस चिन्ह का लोप होता है, से का होता है दोस्तों, से का लोप होता है। और एक ट्रिक इसकी और है अपादान कारक की दोस्तों, एक और पहचाने का तरीका है, जहां पे अलगाव की बात कर दे, जहां पे अलगाव की बात कर दे, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वहां पे पेड़ से पत्ते अलग हो गए ना दोस्तों, उसमें कोई संबंध है, पेड़ से पत्ते में अब कोई संबंध है, जब गिर रहे हैं तो कोई संबंध नहीं है, तो वहां पे अलगाव की बात कर देगा, वहां पे अपादान लगाएंगे। संबंध कारक क्या होता है दोस्तों, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, ये काकी के रारी रे नानी ने का जहां पे भी आपको इन चिन्हों का लोप हो गया, जहां पे इन चिन्हों का बोध हुआ वहां पे संबंध कारक। संबोधन क्या होता है, जैसे नहीं कहते हैं हम दोस्तों, हे राम मेरा एक कार्य करवा दो, हे राम मुझे आशीर्वाद दो, हे प्रभु आपने एक क्या कर दिया, हे प्रभु कह रहे हैं ना, तो जहां पे दोस्तों हे भो अरे आता है, वहां पे संबोधन कारक होता है। कर्ता का क्या होता है दोस्तों, कर्ता ने होता है, इसमें किस चिन्ह का लोप होता है, ने का होता है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या होगा, कर्म कारक होगा दोस्तों, कर्म कारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप अब देख रहे होंगे कि दोस्तों मैं हर ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल में बता रहा हूं दोस्तों, हर ऑप्शन के बारे में। चलिए बताइए, आपको मैंने आपको जोरदार बताया है कि आपको पहचानने का तरीका क्या होता है कि कौन सा व्यंजन कहाँ से बोला जाता है। कंठ से देखिए, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि का वर्ग जो होता है दोस्तों, का वर्ग, पूरा का वर्ग जिसमें हमारे 5 वर्ड होते हैं, कितने 5 वर्ड होते हैं, पूरा का वर्ग जो होता है हमारा, ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं। किससे दोस्तों, ये हमारे पूरे का वर्ग जो होते हैं कंठ से बोले जाते हैं। तालव्य हमारा चा वर्ग होता है ना दोस्तों,
ये चा वर्ग हमारा जो होता है ये हमारा तालु से बोला जाता है। किसे? तालु से बोला जाता है दोस्तों। अब कहेंगे मूर्धा से। टा वर्ग जो होता है मेरा दोस्तों, टा वर्ग जो होता है मेरा पूरा, ये हमारा मूर्धा से बोला जाता है। किससे दोस्तों? ये मूर्धा से बोला जाता है। टा वर्ग हमारा पूरा मूर्धा से बोला जाता है। और दंत से हमारा पूरा ता वर्ग पूरा दंत से बोला जाता है। ता वर्ग जो हमारा होता है या पूरा दंत से बोला जाता था। दा और धा और ना, ये जो हमारे 5 वर्ड हो गए दोस्तों, ये हमारे किससे? दंत से बोले जाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। कंठ से का वर्ग, तालव्य मतलब चा वर्ग, मूर्धन्य टा वर्ग, दंत ता वर्ग। अब आपसे पूछा है टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग में किसका स्पर्श बोलते हैं? कौन सा स्पर्श व्यंजन बोलिए? इसमें किसका टा वर्ग बताइए किससे बोला जाता है? कंठ से कि तालव्य से कि मूर्धा से कि दंत से? आपको दिख रहा होगा कि मैंने दोस्तों बताया कि टा वर्ग पूरा क्या? मूर्धा से बोला जाता है। किससे? मूर्धा से। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पहले बनेगा दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आप लगाएंगे 52। अब पूछ लिया स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? तो आपको लगाना है 11। अगर पूछ लिया व्यंजन कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? आपको लगाने हैं 33। कितने व्यंजन होते हैं दोस्तों? 33। चलिए बताइए हिंदी वर्णमाला में अंग और अह, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह जो आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या हैं? स्वर हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका पूरा स्वर लिख दूं दोस्तों? चलिए बता देते हैं कौन से स्वर हैं। देख लीजिए हमारे 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से हमारे हैं स्वर। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे 11 स्वर होते हैं दोस्तों। नोट कर लीजिए, अगर आपको ना पता हो तो इसको आप नोट जरूर करिएगा दोस्तों। देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपके यही 11 स्वर होते हैं दोस्तों, यही हमारे 11 स्वर होते हैं। अब कहेंगे व्यंजन हमारे दोस्तों कितने होते हैं? हमारे व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। हमारे पास कितने व्यंजन होते हैं? हमारे पास 33 व्यंजन होते हैं। और स्वर कितने? 11 होते हैं। अयोग हमारे अयोगवाह अंग और आ दोस्तों, अंग और आ जो दिख रहा है ये हमारे क्या? अयोगवाह है। क्या है दोस्तों? यही हमारे अयोगवाह हैं। अंग और अ हमारा अयोगवाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई प्रत्यय का उपयोग किस में नहीं हुआ है? प्रत्यय क्या होता है अब कहेंगे। मान लीजिए यह एक शब्द लिख गया दोस्तों, एक शब्द लिख गया, इसके पीछे और आगे जो आगे लगा रहेगा दोस्तों उसको हम बोलेंगे उपसर्ग। क्या बोलेंगे दोस्तों? शब्द के आगे वाला शब्द उपसर्ग होगा और पीछे जो लगता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम बोलते हैं प्रत्यय। क्या दोस्तों? प्रत्यय। चलिए इसमें पूछ रहा है क्या? ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तेली ली, इसमें ई आ रहा है, इसमें ई प्रत्यय है। अब माली, इसमें भी ली आ रहा है, मतलब इसमें भी ई प्रत्यय है। अलबेली ई बोलते समय देखिए ई आ रहा है लास्ट में, प्रत्यय मतलब पीछे हो गया दोस्तों। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ई प्रत्यय उपस्थित है। अब कह रहा है यहाँ पे आपको रंगीला में देखिए इसमें आ प्रत्यय आ रहा है। क्या? यहाँ पे आ प्रत्यय आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आ, लेकिन आपसे पूछा भी है कि ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तो रंगीला में आ रहा है, तो इसीलिए इसमें रंगीला में ही हमारा ई प्रत्यय नहीं है। बाकी में सब में हमारे में ई प्रत्यय आ रहा है दोस्तों, सब में हमारे में ई प्रत्यय आ रहा है। लेकिन जो रंगीला दिख रहा है आपको, इसमें हमारा कौन सा प्रत्यय? इसमें हमारा आ प्रत्यय आ रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कहा हूं ना दोस्तों, आपको मैंने बताया था 28 प्लस नंबर दिलवाने की बात किया हूं दोस्तों, हिंदी में 28 प्लस नंबर दिलवाने की बात किया हूं। आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं है, बस मैं जितना आपको क्वेश्चन बताता हूं नोट जरूर करते जाइएगा दोस्तों। और ये नहीं करना है कि मैंने 30 क्वेश्चन लिख लिया तो 30 क्वेश्चन ही टाइप कर लिया, 30 क्वेश्चन ही जो बोला उसे नोट कर लीजिए। नहीं दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन में लगभग 2 से 3-4 क्वेश्चन बताता हूँ, उन सब क्वेश्चन को भी वीडियो रोक लेना और उसे भी नोट कर लेना दोस्तों। चलिए, उल्लू सीधा करने का अर्थ है, बताइए उल्लू सीधा करने का अर्थ बताइए आप लोग। ठगना, खुशामद करना, उल्लू पालना, अपना काम निकालना। उल्लू
सीधा करने का अर्थ बताइए। उल्लू सीधा वो लोग करते हैं जिनका अपना काम हो जाता है दोस्तों, जिनका अपना काम निकल जाता है वह फिर आपकी तरफ देखते भी नहीं है। क्या दोस्तों, जिसका अपना काम निकल गया, पड़ोसी का आपसे काम है तो वह अपना काम निकाल लेगा, अर्थात वह आपके तरफ बाद में देखेगा भी नहीं, वह देखेगा भी नहीं, मतलब क्या करेगा। उल्लू सीधा करने का अर्थ है कि मतलब अपना काम निकालना, अपना काम निकालना क्या है, उल्लू सीधा करने का अर्थ है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची सरोज, पंकज, जलज, जलजात, ये हमारे तीनों दोस्तों किसके हैं, एक कमल के पर्यायवाची हैं। और यहाँ पे आपको जो जलद दिख रहा है ना, जलद, ये हमारा पानी का पर्यायवाची है दोस्तों, ये पानी का पर्यायवाची होता है। किसका, पानी का होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा, बी सही होगा। जलद ही हमारे कमल का पर्यायवाची नहीं है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द बोलिए। विज्ञ, अभिज्ञ, अविज्ञ, अज्ञ। चलिए उत्तर करिए दोस्तों। अभिज्ञ का विलोम शब्द बोलिए दोस्तों। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है, मैं आपको बता दूं। अभिज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ होता है। क्या होता है दोस्तों, विज्ञ ही हमारा अभिज्ञ का विलोम शब्द है। चलिए बताइए, अनभिज्ञ क्या होगा, विज्ञ होगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। क्या दोस्तों, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बताइए, लड़का सोता है, यह वाक्य संबंधित है। अकर्मक, सकर्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, लड़का सोता है, मैंने आपको बार बार दोस्तों बताया है, जहाँ पे वर्क हो, जहाँ पे कोई कार्य हो, जहाँ पे कोई कार्य हो वहाँ पे आपको सकर्मक लगाना है। सा मतलब सहित, कर्म मतलब कर्म के, कर्म सहित जहाँ हो वहाँ सकर्मक। अकर्मक मतलब आमिष नहीं, कर्मक मतलब कर्म से। अकर्मक मतलब जहाँ पे मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म हो, जहाँ पे कर्म ना हो वहाँ पे अकर्मक, जहाँ पे कर्म हो वहाँ पे सकर्मक लगाते हैं। अब बताइए, सोता है तो सोना कोई वर्क हो रहा है दोस्तों, सोना कोई वर्क है, कोई वर्क नहीं होता है। सोना, बैठना, दौड़ना कोई वर्क नहीं है, पढ़ना भी वर्क नहीं है दोस्तों। अगर लिख रहे हैं तो उसमें वर्क हो रहा है। क्या, किसी को आप पीट रहे हैं तो भी वर्क हो रहा है, कोई आप वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे सकर्मक होता है। जहाँ पे आप कोई कार्य करेंगे वहाँ पे सकर्मक होगा। लेकिन लड़का सोता है दोस्तों, लड़का क्या कर रहा है, सो रहा है, सोना वर्क नहीं है, इसलिए यह अकर्मक हो जाएगा। जहाँ पे कर्म ना हो वहाँ पे अकर्मक लगाते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, धुआं धुआं कर दीजिए दोस्तों। वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल होगा। वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल बताइए। भविष्य काल, भविष्य काल, वर्तमान काल, आसन्न भूत, हेतु, हेतु, मंद भूत काल। चलिए बताइए दोस्तों, चलिए बताइए, वह पहुंचा ही होगा भविष्य काल में क्या, अगर वह कभी पहुंचेगा बात कर दिया जाता है ना, वह कल हो सकता है वह कल कार्य करेगा, हो सकता है वह कल कार्य करेगा, मतलब अभी किया तो है नहीं, करेगा। अब करेगा कि नहीं करेगा वो भविष्य की बात है। हो मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, अरे यार बने तो नहीं हो, बने नहीं हो, ये भविष्य की बात कर रहे हो कि मतलब मैं बाद में डॉक्टर बनूंगा, वहाँ भविष्य काल हो जाएगा। वर्तमान जो इस समय हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, ये हमारा वर्तमान काल है। अब आसन्न भूतकाल क्या होता है, पहले देख लिए भूतकाल क्या होता है, जो हमारा कार्य हो चुका हो उसको भूतकाल बोलते हैं। आसन्न भूतकाल क्या होता है दोस्तों, जो हमारा अभी संशय में हो, मतलब होने वाला हो। जैसे वह पहुंचा ही होगा, अब पहुंचा है कि नहीं हम संशय में है ना, तो यहाँ पे आसन्न भूतकाल हो जाएगा दोस्तों, आसन्न भूतकाल। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा, ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा दोस्तों। चलिए बताइए, स्वसु बताइए, ससुर होता है कि ससुर होता है कि सस्वर होता है। चलिए उत्तर करिए दोस्तों, क्या होता है, उत्तर करिए आप लोग, उत्तर करिए दोस्तों। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ससुर हमारा यही राइट आंसर होगा दोस्तों। हमारा क्या, यही हमारा राइट आंसर होगा, ससुर होता है दोस्तों। ससुर क्या होता है हमारा, यही हमारा राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द है, गरीब शब्द है, बताइए दोस्तों। विशेषण, जातिवाचक, विशेष भाववाचक। मैंने आपको बताया था दोस्तों विशेषण क्या होता है, जो हमारा जो क्रिया की विशेषता जो हमारा क्या होता है, जो दोस्तों विशेषण क्या होता है, विशेषता बताना, अर्थात क्या होता है दोस्तों, एक सेकंड आप बताइए। विशेषण जाति, पहले एक देखिए भाववाचक क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे आपको कर्म बताया जाता है दोस्तों, जहाँ पे आपको बताया जाता है किसी भी कार्य में, जैसे भय, क्रोध, प्रेम, वहाँ पे भाव दर्शा रहा है ना दोस्तों, भय, प्रेम, क्रोध, वहाँ पे भाव दर्शा रहा है, वहाँ पे भाववाचक होता है। अब बताइए जो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए दोस्तों, वहाँ पे विशेषण होता है। क्या, जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ पे काला क्या है, विशेषण है दोस्तों। चलिए बताइए जातिवाचक, ये गरीब दोस्तों क्या है, जातिवाचक है। कैसे जातिवाचक है, गरीबों की एक जाति होती है, गरीब को गरीब ही बोला जाता है, नहीं नाम लेके नहीं बोला जाता है कि राम गरीब है, मतलब राम गरीब, वह गरीब है, वह गरीब है, सबको देख के मतलब है यह गरीब है, वह गरीब है। तो उनकी एक क्या होती है, जाति होती है दोस्तों, क्या, उनकी गरीबों की एक जाति होती है, वो जातिवाचक में आते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, जोरदार ट्रिक बताया हूं दोस्तों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने का जोरदार ट्रिक बताया हूं दोस्तों। बस आपको अपने ही जीवन में उसको उपयोग करिए, जो आपको ऑप्शन दिया ना, अपने ही लाइफ में उसको उपयोग करिए। जैसे देखिए रत्न, नकल, बचपन, मोती। मोती बहुत अच्छा है, बताइए मोती बहुत अच्छी है, क्या बोला जाता है, मोती बहुत अच्छी है। रत्न, ये रत्न बहुत अनमोल है, अनमोल है, अनमोल है, अनमोल नहीं बोला, अनमोल है। रत्न बहुत, ये रत्न बहुत अनमोल है। यहाँ पे आपको क्या मेलवाज निकाल रहा है या पुल्लिंग है दोस्तों, लेकिन आपसे पूछा है स्त्रीलिंग पूछा है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द नहीं है। आप बोला नकल हो रहा है, बोला जाता है कि नकल हो रही है, बोलो नकल हो रही है कि नकल हो रहा है, बोला जाता है नकल हो रही है। यहाँ पे फीमेल वाइज निकाल रहा है आपको। यहाँ पे देखिए बचपन, मेरा बचपन बहुत अच्छा था, अच्छी थी नहीं बोला जाता, बचपन मेरा अच्छा था, ये भी आपका मेल वाइज निकाल रहा है। मोती बहुत अच्छा है, मोती अच्छी नहीं बोला जाता, मोती बहुत अच्छा है, ये भी मेल वाइज निकाल रहा है दोस्तों। अब बताइए नकल हो रही है, मैं नकल कर रही हूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर क्या, सी लगाना है। नकल हो रही है, यहाँ पे हो रही यहाँ फीमेल वाइज निकाल रहा है। फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। किस शब्द में गुण संधि है, किस शब्द में गुण संधि है, चलिए बताइए। मैंने जोरदार ट्रिक बताई है दोस्तों, आपकी संधि की जोरदार ट्रिक मैंने आपको बताया, जहाँ पे आपको लग जाए बड़ा मात्रा है, बड़ा आ मात्रा दिख गई, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा, और क्या दोस्तों बड़ी की मात्रा अगर जहां आपको दिखी, वहां पे आपको तुरंत, वहां पे आपको क्या दोस्तों, वहां पे आपको तुरंत दीर्घ संधि लगाना रहता है। मैंने बताया दोस्तों दीर्घ संधि में सब बड़ा रहता है, बीच वाला वर्ड सब बड़ा रहता है। और कहा है कि गुण संधि पूछ रहा है दोस्तों, मैंने आपको गुण संधि की क्या ट्रिक बताई, आप बताइए। मैंने जोरदार ट्रिक बताई थी, आपको कुछ नहीं देखना है, नीचे का कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ मात्रा देखना है दोस्तों। देखिए इसमें देख रहे हैं आप कि धा पे बड़ा ऊ की मात्रा, मैंने कहा जिसमें बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ी की मात्रा दिखे, वहाँ पे आपको तुरंत ये दीर्घ संधि हो जाएगा। कहाँ पे बड़ा ऊ, बड़ी, जहाँ मात्रा दिखे, जहाँ पे आपको बड़ा मात्रा दिखे, वहाँ पे आपको क्या मारना है, दीर्घ मारना है। क्या दोस्तों, दीर्घ। मैंने आपको बताया था आपको मात्रा देखना है, इसमें जिस पे एक चोटी हो, जिस पे एक चोटी हो वहां पे आपको गुण संधि मारना है। और क्या, नारीश्वर, रा पे देखिए बीच वाला वर्ड देखिए बड़ा है, यहाँ पे भी दीर्घ हो जाएगा। लोकेश्वर, लोकेश्वर, यहाँ पे बीच वाले वर्ड में आपको देखना है, यहाँ पे बीच वाला वर्ड हमेशा देखते हैं जहाँ पे दो चोटी लगी रहती है, वहाँ पे आपको मारना है वृद्धि संधि दोस्तों। जहाँ पे आपको दो चोटी दिखी, ऐसे दो चोटी दिखी, वहाँ पे वृद्धि मारना है दोस्तों। आपसे पूछा है गुण संधि है, आपको दिख गया गुण संधि किस में है, एक मात्रा देखना है दोस्तों, एक मात्रा आपके भारतीय हिंदू में दिख रहा है कि एक मात्रा है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, पहले आप मुझे ये बताइए समास कितने होते हैं दोस्तों, समास हमारे कितने होते हैं,
हमारे पास समास कितने हैं दोस्तों, चलिए बताइए। हमारे हिंदी में समास कितने होते हैं, तो हमारे हिंदी में समास कितने होते हैं, 6। चलिए बताइए। अब 6 समास होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अव्यय भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। ये हमारे 6 समास हैं दोस्तों। अब बताइए पंचवटी, मैंने आपको बताया था दोस्तों, जिसका पहला पद संख्यावाची होगा वहां पे द्विगु समास होगा। क्या? द्विगु समास होगा। चरण कमल, चरण है जो कमल, जहां पे आपको है जो आ जाता है वहां आपको क्या दोस्तों, कर्मधारय लगाना रहता है। कर्मधारय समास, जहां पे है जो आया वहां पे कर्मधारय समास। करोड़पति, करोड़पति में आपको आगे दिखाना दोस्तों करोड़, ये भी संख्यावाचक है, यह भी द्विगु समास हो गया। अब आपका एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन बी। यही ऑप्शन बी आपका क्या, बहुब्रीहि समास है। कहेंगे कैसे सर बहुब्रीहि समास है? आपको बता दूं दोस्तों, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले, अर्थात भगवान विष्णु को बोला जाता है चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले, जहां पे ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। चतुर्भुज अर्थात 4 भुजाओं वाले, 4 भुजाओं वाले में कोई आपको पद प्रधान दिखा नहीं, अर्थात 4 भुजाओं वाले अर्थात भगवान विष्णु, भगवान विष्णु, यहाँ पे कोई अन्य पद है, यहाँ अन्य पद प्रधान हो गया भगवान विष्णु, यहाँ पे आपको चतुर्भुज लगाना है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? भविष्य काल की बात करता है दोस्तों, वर्तमान भूत भविष्य। हमारे काल कितने हैं? 3 हो गए, वर्तमान भूत भविष्य। अब आप बताइए वर्तमान काल क्या होता है? जहाँ पे किसी चीज की मतलब जो वर्तमान में हो रहा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ये वर्तमान में हो रहा है ना, मैं लिख रहा हूँ तो ये वर्तमान काल हो गया। भूतकाल क्या होता है दोस्तों? भूतकाल होता है जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल बारिश हुई थी, मतलब कल हुई थी, वर्तमान में हो तो नहीं रही है ना, तो हुई थी मतलब भूतकाल हो गया। भविष्य काल क्या होता है दोस्तों? भविष्य काल जो होने वाला है। मैं अध्यापक बनूंगा, बने तो नहीं हो, बनोगे, अर्थात यह हमारे भविष्य की बात है, वहां पे भविष्य काल हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है भविष्य काल है, कौन सा भविष्य काल है? आपको चेक करना है दोस्तों कि भविष्य काल मतलब कौन भविष्य में होने वाला है, वर्तमान वाली बात नहीं। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, ये काट लिया दोस्तों, ये मतलब कर लिया है, यहाँ पे भूतकाल हो गया। तो आपसे भविष्य काल पूछा है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, यह मतलब पढ़ने वाला था, अभी पढ़े नहीं हो मतलब यह पढ़ने वाला था, यहाँ पे भी भूतकाल। यहाँ पे आप लिख लिए पढ़ लिया था, पढ़ लिया था कर लीजिए दोस्तों। मैं पुस्तक पढ़ लिया था, पढ़ लिया था मतलब पीछे पढ़ लिया है, यहाँ पे भी भूतकाल। मैं आपका आभारी हूँ, यह हमारा वर्तमान काल बता रहा है। मैं, आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ मैं आपका आभारी हूँ, ये मतलब वर्तमान काल है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, कर तो नहीं रहे हो लेकिन करूंगा, ये बाद की बात है, इसलिए ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। कर तो नहीं रहे हो लेकिन करोगे, यहाँ भविष्य की बात कर रहा है, इसलिए भविष्य काल हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, पहले ए क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 17 क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अगला का अनेकार्थी नहीं है? अगला का अनेकार्थी दोस्तों बताइए। आगे क्या होता है? आगे मतलब कहता है आप हमारे आगे खड़े हैं, आप हमारे आगे खड़े हैं, तो यहाँ पे आगे खड़े हैं तो हमारे सामने है ना, ये अगला बता रहा है दोस्तों। सामने का, आप हमारे सामने खड़े हैं तो सामने खड़े हैं तो हमसे आगे ही होंगे ना, ये भी अगला हो गया। आगामी मतलब आने वाला, आएगा तो वो भी अगला ही है। अब दुविधा क्या हो गया दोस्तों? दुविधा क्या हो गया? दुविधा हो गया हमारा कि दुविधा मतलब कोई समस्या, समस्या हो गया। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी सही करना है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही अगला शब्द का अनेकार्थी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जंगम का विलोम शब्द क्या है? चंचल, अस्थावर, दुर्गम, अगम। ये एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, आरओ की एग्जाम में पूछा है, ये आरओ की एग्जाम में पूछा है दोस्तों। चलिए बताइए जंगम का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? होता है अस्थावर। क्या होता है? अस्थावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? चलिए बताइए। कमलासन मतलब भगवान ब्रह्मा जो है कमल पे विराजमान है, तो यह ब्रह्मा की पर्यायवाची हो चुका है दोस्तों। चतुरानन,
चार भुजाओं वाले हो गए ना दोस्तों, चतुर आनन। चलिए बताइए दोस्तों, चतुर आनन चतुर्भुज, आप बताइए चार भुजाओं वाले तो कौन होते हैं? आपको मैंने बताया अभी दोस्तों, ये भगवान विष्णु के लिए होता है दोस्तों। आप बताइए, कमलासन मतलब कमल पे आसन है, यहाँ पे आपका क्या ब्रह्मा की पर्यायवाची हो गई। चतुरानन मतलब ए ब्रह्मा की हो गई पर्यायवाची। चतुर्भुज चार भुजाओं वाले, चार भुजाओं वाले अर्थात यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे भगवान विष्णु हो गए, यह ब्रह्मा की पर्यायवाची ना। चतुर्मुख हमारे भगवान ब्रह्मा के चार मुख होते हैं दोस्तों, यह भी हमारे ब्रह्मा की पर्यायवाची हो गई। कमलासन भी हो गया, अब चतुरानन भी हो गया, लेकिन यहाँ पे चतुर्भुज जो है ये हमारा क्या विष्णु का है, किसका? भगवान विष्णु की पर्यायवाची है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ है बहुत पछताना, चुपचाप रहना, हैरान होना, दर्द महसूस करना। दांतों तले उंगली दबाना, अगर आपको कोई एक्सीडेंट देख लिए, दुर्भाग्यवश किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप देख लिए, तो वहाँ पर आप हैरान हो जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया, मतलब दांतों तले अंगुली दबा के कहते हैं अरे दोस्तों, अरे हैरान हो जाते हैं ये कैसे हो गया। तो दांतों तले अंगुली दबाने का अर्थ क्या है? हैरान होना। क्या दोस्तों? हैरान होना। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों। बनावट के आधार पे शब्द के कितने भेद? शब्द के कितने भेद हैं दोस्तों? बनावट के आधार पे, बनावट के आधार पे शब्द के 3 भेद। अब कहेंगे कौन? रूढ़ होता है दोस्तों, और यौगिक होता है, बार बार मैंने बताया दोस्तों, और क्या? योग रूढ़ होता है। एक क्या होता है? योग रूढ़ होता है, तीसरा योग रूढ़ होता है। रूढ़ क्या होता है? जिनका संधि विच्छेद ना हो, जैसे दिन है, दिन का संधि विच्छेद करके दिखाइए, नहीं होगा। जिसका संधि विच्छेद ना हो, जिसका संधि विच्छेद ना हो वहाँ पे रूढ़ होगा। यौगिक कहाँ होता है? जिसका संधि विच्छेद हो जाए, जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्यालय में संधि विच्छेद हो गया, वहाँ पे जिसका भी संधि विच्छेद हो गया वहाँ पे यौगिक हो जाएगा दोस्तों। यौगिक, योग रूढ़ क्या होता है? दुनिया का सभी बहुब्रीहि समास दोस्तों, दुनिया का सभी बहुब्रीहि समास हमारा योग रूढ़ होता है, योग रूढ़ होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। बनावट के आधार पे हमारे शब्द के 3 भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3 होते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मुदरी का तत्सम रूप। तत्सम क्या होता है दोस्तों? संस्कृत के शुद्ध शब्द को तत्सम कहते हैं, संस्कृत के विकृत रूप को तद्भव कहते हैं। मुंदरी का तत्सम बताइए, संस्कृत वाला क्या होता है दोस्तों? मुंदरी का होता है मुंद्रिका, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। क्या? मुंद्रिका को मुंदरी बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, बार बार एग्जाम में पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कवित्री, कवित्री पूछता है, कवित्री कौन सा सही है? आप बताइए। बहुत से बच्चे कवित्री करके चले आते हैं, ये वाला बहुत लोग मार के चले आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। क्या दोस्तों? ये बिल्कुल गलत है, ये हमारा बिल्कुल गलत है। कवित्री ये गलत है, कवत्री भी गलत है, अब कवियत्री भी गलत है। हमारा नोट कर लीजिए दोस्तों, कवयित्री होता है, कवयित्री होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। जो नभ में चलता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम खेचर बोलते हैं। जो नभ में चलता है उसे क्या बोलते हैं? खेचर बोलते हैं दोस्तों। खेचर जो हमारा नभ में चलता है उसे क्या बोलते हैं? खेचर। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। उत्साह का अस्थाई भाव में किस रस की निष्पत्ति हुई? उत्साह अस्थाई भाव के किस रस से निष्पत्ति हुई है? आप पहले बताइए कि भरत मुनि जो थे, भरत मुनि ने रस कितने बताए? नोट करिए दोस्तों, भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई। भरत मुनि ने किस रस को अपने रसों में शामिल नहीं किया? इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना था दोस्तों। नोट करिए कि भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना था। एग्जाम में पूछ लेता है कि रस कितने होते हैं, तो आपको लगाना है 11 रस होते हैं। कितने? 11 रस होते हैं। चलिए बताइए, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? निर्वेद। बार बार एग्जाम में पूछता है कि निर्वेद किसका स्थायी भाव है? शांत रस का। भयानक रस डर का होता है, डर। रौद्र रस क्रोध का होता है, रौद्र रस का स्थायी क्रोध। वीर रस का क्या होता है? उत्साह होता है,
उत्साह वीर रस का होता है दोस्तों। फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। महाप्राण की संख्या कितनी होती है? मैंने आपको बताया था दोस्तों, सभी वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, सभी वर्ग में कितने 5 वर्ड होते हैं? टोटल कितने? 25 वर्ड होते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि हर अल्प प्राण पहला वर्ग होता है, फिर उसके बाद महाप्राण आता है, 5 वर्ग होता है दोस्तों। एक अल्प प्राण, महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, इसी प्रकार हमारे 5 वर्ग होते हैं। कौन से? 1 2 3 4 5। कितने दोस्तों? हमारे 5 वर्ग हो गए। का वर्ग में 5 वर्ड हो जाएंगे और चा वर्ग में। अब आपको बता दूं, पहला अल्प होता है, दूसरा महा होता है, फिर अल्प होता है। देखिए ये अल्प हो गया, पहला अल्प हो गया, ये दूसरा जो हो गया महाप्राण हो गया, फिर ये तीसरा जो अल्प होता है एक एक छोड़ के होता है, और चौथा फिर महा हो गया। अब जो लास्ट वाला है ये भी अल्प होता है, एक एक छोड़ के है दोस्तों, अल्प हो गया। आपको महाप्राण देखिए, माँ जो है 2 जगह दिख रहा है, तो महाप्राण 2 मिला। महाप्राण 2 मतलब पूरी 2 लाइन मिल गई, 2 लाइन मिल गई, पूरा महाप्राण ये हो गया। देखिए दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको कि का वर्ग हो गया, का वर्ग का 5 वर्ड, 1 2 3 4, और चा वर्ग हो गया, इसमें भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5। हर वर्ग में दोस्तों, हर वर्ग में 5 वर्ड होते हैं, हर वर्ग में 5 वर्ड होते हैं दोस्तों। सभी में वर्ग में 5 वर्ड हैं दोस्तों। कितने वर्ड? 5 हर वर्ग में। पहला अल्प प्राण, फिर महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। देखिए अल्प हो गया ये, देखिए दोस्तों ये अल्प हो गया पहला, ये तो है नहीं, आपको महा दिख गया, 1 हो गया, ये भी फिर अल्प हो गया, ये महा हो गया, एक एक छोड़ के होता है, ये भी महा हो गया। मतलब 2 में हमको दिख रहा है कि महाप्राण 2 क्रम, मतलब ऐसे ऐसे 2 क्रम है जो हमारे महाप्राण हैं। 2 क्रम जो हमारे 5 10 हो गए, 10 वर्ड मिले दोस्तों, 10 आपको महाप्राण दिखे। अब आपको बता दूं, जो उसमें व्यंजन होते हैं हमारे स श श, नोट कर लीजिए, ये हमारे उसमें व्यंजन होते हैं। ये चारों उसमें व्यंजन भी हमारे महाप्राण में आते हैं दोस्तों, ये भी हमारे किसमें? महाप्राण में आते हैं। हमारे जो उसमें व्यंजन होते हैं ये हमारे महाप्राण में आते हैं। 10 अभी आपको मैंने दिखा दिया कि 2 वर्ग ले लिए थे, का वर्ग का जो दूसरा लाइन, का चा टा वर्ग का दूसरा क्रम, और का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग का चौथा क्रम। जो दोनों में 5 वर्ड हुए, 10 वर्ड उधर हो गए, और हमारा 4 वर्ड यहाँ मिल रहा है जो हमारा उसमें व्यंजन होता है। 10 + 4 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 14। अर्थात हमारे महाप्राण वर्ग कितने हो गए? महाप्राण वर्ग हमारे 14 हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ऊ जीव के आधार पे कहाँ से बोला जाता है? ऊ जीव के आधार पे कहाँ से बोला जाता है? मैंने आपको बता रखा है दोस्तों, ऊ जीव के आधार पे कहाँ से बोला जाता है, बताइए। मैंने बताया था, बोल के देखिए दोस्तों, मैंने जीव के आधार पे 3 भागों में बांटा था। जीव के आधार पे 3 भागों में बांटा था। क्या बांटा था? 3 भागों में यहाँ बांटा था। अग्र होता है, फिर होता है मध्य होता है दोस्तों, फिर क्या होता है दोस्तों? पश्च होता है। अग्र मध्य पश्च होता है। अग्र में मैंने बोला था, जिन वर्णों को बोलने में हमारी जीभ जो पीछे की तरह हो जाए, जैसे ई हो गया, और ए हो गया, ये हमारा अग्र से बोला जाता है। मध्य से हमारा दोनों आ होता है, वो मध्य से बोला जाता है। और पश्च से क्या होता है दोस्तों? ऊ जो होता है हमारा, और ओ और औ हमारा जो होता है, ये 4 वर्ड जो होता है पश्च से बोला जाता है। अब ऊ पूछा है तो ऊ आपको किस में दिख रहा है? पश्च में दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी लगा देना है दोस्तों। अब मैंने इसकी ट्रिक बताई है दोस्तों, कैसे पहचानना है। अग्र मतलब बोलिए ई ऊ, अग्र मतलब ई बोल रहे हैं दोस्तों ना, ई। देखिए हमारी जीभ थोड़ा आगे की तरफ है, आगे की तरफ है, ई ए बोल रहे हैं, तो हमारी लगभग दांत के पास जीभ आ जा रही है, मतलब आगे पड़ रही है। आ बोलिए, आ, तो आपकी जीभ देखिए बीच में जा रही है, आ तो मध्य हो गया। पश्च क्या हो गया? ऊ बोलिए, ऊ, तो आपकी जीभ एकदम पीछे की तरफ चली जा रही है, कंठ से जहाँ से आवाज़ आती है वो पीछे की तरफ मुड़ रही है, पीछे की तरफ जा रही है, तो वो पश्च हो गया दोस्तों। चलिए ऊ पूछा है तो आपको ऊ ओ पूछ ले तो वहाँ पे आपको लगाना है पश्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। पहले बताइए आप, हिंदी वर्णमाला में हमारे स्वर कितने होते हैं?
मैंने आपको बताया था हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं। स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। और व्यंजन हमारे कितने होते हैं दोस्तों? 33 होते हैं। टोटल हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। आपसे व्यंजनों की संख्या पूछा है तो आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना कि व्यंजन 33 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। पीपर पात सरिसमन डोला प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिसमन डोला मैंने आपको बताया था जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति हो जाए मंक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हो जाए। और उत्प्रेक्षा अलंकार क्या बताया था दोस्तों? जहाँ पे आपको दिख जाए जनु जानु मनु मानु, जन जानू मन मानु, जन जान मन मानु, जनहु मनहु, मन मानो दिखा, जनु जानू मन मानो, जानू मन मानो आया, वहां पे आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लगाना है। उपमा अलंकार क्या होता है? सा सी से सो सरस सरिस समतुल्य। आपको क्या पूछा है? सा सी से सो सरस सरिस, सरिस आ रहा है ना, सरिस आ रहा है। सा सी से सो नोट करिए दोस्तों, सा सी से सो सरिस सदिश समतुल्य। ये वर्ड अगर किसी भी वाक्य में अगर ये सा सी से सो जैसे ये दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, जैसे दिख गया है आपको शा शी, चलिए बताता हूँ दोस्तों, अगर आपके वाक्य के बीच में दिख गया सा सी से सो, अब दिख गया सरिस सदिश, अगर आपको दिख गया सम दिख गया और समतुल्य दिख गया, इतने वर्ड आपको वाक्य के बीच में दिख गए तो वहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको सरिस दिख रहा है। आपको मैंने बताया है कि अभी सरिस दिख जाए तो वहाँ पे आपको तुरंत उपमा अलंकार लगाना। क्या? उपमा अलंकार। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आपको लगाना है भारोपीय। क्या होता है? नोट कर लीजिए दोस्तों, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। यहाँ पे आपको बहुत ही जोरदार वीडियो बना के पढ़ाई जाती है, बहुत ही जोश के साथ पढ़ाया जाता है दोस्तों। एक बार हमारे चैनल पे जरूर आइए। मैंने आपसे वादा किया है ना दोस्तों 28+ नंबर दिलाने की, मैं दिलवा के रहूँगा। और एक चीज़ बता दूँ आपको, आप कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, एक शिकायत है, आप कमेंट नहीं करते हैं, सर मुझे ये नहीं समझ में आया। अगर कमेंट में आप डालते हैं कि कोई चीज़ अन्य पढ़ाने के लिए तो मैं उसकी कोशिश करूँगा कि मैं इसको पढ़ा दूँ। आप कमेंट जरूर किया करिए दोस्तों। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।